फल, सब्जियों और तेल तिलहन की कीमतों में आई गिरावट की वजह से अप्रैल के दौरान थोक महंगाई दर शून्य के नीचे चली गई। अप्रैल में थोक महंगाई नेगेटिव 0.92% रही है। ये 34 महीने का सबसे निचला स्तर है। बीते 11 महीने से थोक महंगाई दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका असर रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर भी दिख सकता है। पिछले हफ्ते सरकार ने रिटेल महंगाई के भी आंकड़े जारी किए थे। रिटेल महंगाई अप्रैल के दौरान 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह 18 महीने के निचला स्तर 4.7% का है। रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। उसके असर दिख रहे हैं। सर, आंकड़ों के भीतर क्या है? महंगाई के आंकड़े अब काफ़ी उलझाऊ और काफ़ी कुछ बताने से ज़्यादा काफ़ी कुछ छिपाते हैं। जब खुदरा महंगाई के आंकड़े आए तो हमारे सामने जो टॉप लाइन आंकड़ा था उस हिसाब से भारत में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन थी 18 महीने के लोएस्ट लेवल पर थी। हालांकि अगर इसमें बेस इफेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पिछले साल इसी समय महंगाई की दर काफ़ी ऊंची थी। पर इस महंगाई के भीतर 2-3 महत्वपूर्ण संकेत हैं जिनके आधार पर भविष्य में महंगाई की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है, और शायद ये आंकड़े रिजर्व बैंक को सतर्क करेंगे। पहली चीज़, इस महंगाई के आंकड़े के भीतर भारत में अनाज की महंगाई अभी भी लगभग 14% के आसपास है, 13.67% के आसपास है। ये उस समय है जब खरीफ की फसल बाजार में रबी की फसल बाजार में आ रही है, यानी रबी की खरीद ऑलमोस्ट हो चुकी है सरकार के हिसाब से और बाजार में उपलब्ध है। ये उस समय है जबकि खरीफ का उत्पादन कमोबेश ठीक रहा था, उत्पादन ठीक रहा था। इसके बीच में भी भारत में अनाज की जो कि सबसे महत्वपूर्ण महंगाई वो 14% के आसपास खड़ी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दूध की महंगाई 8% से 9% के बीच घूम रही है। ये भी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण महंगाई है जो पिछले 1 साल से लगातार बढ़ रही, और इन दोनों के मामले में इस साल महंगाई बढ़ते रहने की संभावनाएं, आकलन बनते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि खाने वाले तेल की महंगाई भी करीब 10% के आसपास दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में। तो आपकी थाली के जो 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से 2 गुने स्तर पर 6% के स्तर से काफ़ी ऊपर दिखती है खाद्य में। लेकिन जहां महंगाई कम हुई है, अंडों की महंगाई कम हुई, सब्जियों की महंगाई कम हुई, जिसके असर से हमने महंगाई की कीमतों में गिरावट देखी है। सर्विसेज की साइड से या बाकी उत्पादों की साइड से क्लॉथिंग और फुटवेयर की, कपड़ों की और फुटवेयर की महंगाई भी 7% से ऊपर बनी हुई है, 7 से 8% के आसपास बनी हुई है। ये खुदरा महंगाई के भीतर की तस्वीर है जो आने वाले समय में हमें महंगाई की ट्रेजेक्ट्री को, महंगाई की संभावनाओं की तरफ इशारा करेगी। अधिकतर बेस मेटल की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू और विदेशी बाजार में स्टील, कॉपर, जिंक, निकल की कीमतों में भारी गिरावट है। कॉपर का भाव तो कीमतों के लिहाज से 5 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है और वहां पर मंदी की आशंका की वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े, क्या है वजह? कमोडिटीज़ की महंगाई में गिरावट को आप भारत की थोक महंगाई में गिरावट से भी जोड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट चीन की तरफ से अच्छी रिकवरी ना दिखाने के कारण आ रही है। ये माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में उतनी तेज डिमांड या उतनी अच्छी डिमांड नहीं आएगी जैसी कि संभावना थी। इसलिए एक तरफ से सारी प्रमुख कमोडिटीज़, कॉपर, जिंक और अन्य कमोडिटीज़, और सोने में तो तेजी बनी हुई थी, वहाँ भी बिकवाली सामने दिखाई दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। कंज्यूमर्स की जो सेंटिमेंट के आंकड़े, उपभोक्ताओं की खपत के आंकड़े, वो भी इसका इशारा कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में मंदी की संभावना दिखाई देगी। इधर भारत में भी अगर आप इसी आंकड़े को जोड़ थोड़ा सा आगे ले जाकर देखें तो आज भारत में थोक महंगाई का आंकड़ा आया, और शुभ थोक महंगाई की भारत में पहली बार जुलाई 2020 के बाद निगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई। ये आंकड़ा भी समझना बेहद दिलचस्प है कि जब आप बाजार में आमतौर पर महसूस करने वाली महंगाई देख रहे हैं तो थोक महंगाई में गिरावट तेज दिखाई देती है, और इस गिरावट में प्राइमरी आर्टिकल की इन्फ्लेशन करीब 1.6% है, फूड आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन 3.4% है। ये बेहद पेचीदा परिस्थिति है। आप इसे इस तरफ से भी देख सकते हैं कि भारत में महंगाई एकदम तेजी से घटी है, थोक महंगाई में कमी आई, और दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि भारत में स्टैगफ्लेशन के संकेत भी हैं। यानी एक किस्म से थोक महंगाई जो प्रोड्यूसर्स की साइड्स की महंगाई है, वहाँ अब कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। लेकिन क्या इतनी ही कमी हमें खुदरा महंगाई में रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी आने वाले समय में? अभी खुदरा महंगाई के अंदर, रिटेल महंगाई के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बने हुए हैं। ओवरऑल ये दोनों महंगाई की परिस्थिति रिजर्व बैंक के लिए तस्वीर बनाती है कि रिजर्व बैंक अपनी मौजूदा नीति पर आने वाले समय में जारी रह सकता है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जो उसने विराम दिया था, या जो अल्प विराम दिया था, जो पॉज दिया था, उसे वो शायद जारी रखेगा।